बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फ़िज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोशन एंड फोर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कायनात में जो भी चीज़ कुछ स्पेस लेती है और कुछ अपना मास रखती है वो मैटर कहलाती है, और मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है। और आप जानते हैं कि एटम जो हैं वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, यानी हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि कायनात की छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन रहती है। दैट मीन्स कि मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम मोशन एंड फोर्स को ही डिस्कस करेंगे। मोशन जो है ये फोर्स का ही रिजल्ट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स लगती है तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप देखते हैं कि एक गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ से आई? एक तो जो रोड की फ्रिक्शन होती है वो फोर्स प्रोवाइड करती है, और दूसरा जो गाड़ी का इंजन है वो भी गाड़ी को आगे मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जो चैप्टर के स्टार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट जो है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एस जो है वो डिस्टेंस है, वी आई उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, और ए एक्सेलरेशन, टी अगेन टाइम। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा हमने एक डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ रखा है जो कि है एस इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी, यानी एवरेज वेलोसिटी को अगर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कवर्ड डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वी एवरेज किस तरह से आएगी? आपको पता है अगर दो वेलोसिटीज़ की एवरेज लेनी है तो आप क्या करेंगे, उन वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। इस तरह आप इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस है हमारे पास। एक कंडीशन है जी, ओनली अप्लाई टू वन डायमेंशनल लीनियर मोशन, यानी कि ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है या चारों इक्वेशंस हैं ये सिर्फ वन डायमेंशनल लीनियर मोशन के केस में एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन होगी वहाँ पे ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। देन है जी, ओनली वर्क विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये आप लेंगे कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये वाली इक्वेशंस जो है वैलिड नहीं होंगी। और थर्ड केस है फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें एक पत्थर अगर आपने किसी ख़ास हाइट से नीचे फेंका है तो उस पत्थर के ऊपर लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं एयर की वजह से वो आप कर देते हैं ज़ीरो, और वो पत्थर जिस एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन के ऊपर गिरता है उस एक्सेलरेशन को आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दैट केस कि जब आप किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे आप जो है एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करेंगे ए की जगह तो इन सारी इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ वहाँ आप जी पुट कर देंगे। तो देन ये जो इक्वेशंस हैं वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड हो जाएंगी। तो ये था इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें है जी मोमेंटम। मोमेंटम आपके टॉपिक में शामिल नहीं है लेकिन मैं मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवा दूंगी ताकि नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो पहले हम मोमेंटम को डिफाइन कर लेंगे, इसके यूनिट्स देख लेंगे। देन इम्पल्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इंक्लूड है। तो देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। स्टूडेंट्स, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को आप P से शो करते हैं और वही मैंने यहाँ लिख दिया कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। ठीक हो गया। अब मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के यूनिट्स हैं मीटर्स पर सेकेंड। तो मोमेंटम के यूनिट्स हुए किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, या फिर आप इसको न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं।
अच्छा, मोमेंटम को अगर आप इन अदर वर्ड्स देखें तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके अंदर स्पीड ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा हुई तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और अगर एक बॉडी स्लो स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हुई, दैट मीन्स कि उसका मोमेंटम भी कम है। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इम्पल्स, ये सिलेबस में इंक्लूड है। इम्पल्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स acts upon a body for a short interval of time and changes its momentum. The product of such a force and time is called as impulse. यानी जब एक बड़ी लार्ज अमाउंट की फोर्स एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करेगी तो उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स। और जब ये फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो ये बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज कर देगी। मैथमेटिकली आप इम्पल्स को कैसे लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी F क्रॉस T। इम्पल्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस इम्पल्स को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपके पास एक बैट है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, बैट है और वो बैट जो है आप किसी बॉल के साथ हिट करवाते हैं, बड़ी आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है। उस जो लार्ज फोर्स आपने लगाई और बॉल को बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपने हिट किया तो उस टाइम पे फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इम्पल्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता होता है अक्सर पेपर में, शो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स चेंज इन, मैंने पीछे डेफिनेशन में भी कहा कि जब भी इम्पल्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो इस बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज कर देती है। तो अब देखते हैं कि इसका इसके साथ किस तरह से रिलेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी रेट का मतलब होता है टाइम, यानी मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम लेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरह से आ गया। अब डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज़ के अंदर जो चेंज होता है हम कैसे लिखते हैं, अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये टी अगर मैं इक्वेशन के इस साइड पे ले जाऊँ, चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। पहले मोमेंटम को देख लें। आपको पता है मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम है तो मैस तो बॉडी का वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी साथ फाइनल, और ये इनिशियल मोमेंटम के लिए एम वी आई ओवर टाइम। अब टाइम आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फोर्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गई, एम वी एफ माइनस एम वी आई क्या है, चेंज इन मोमेंटम। दैट मीन्स के इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि इम्पल्स जो होती है किसी भी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आएगी। अगेन मैंने वो बात लिख दी कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है इम्पल्स की डायरेक्शन भी बिल्कुल वही होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्व होने का मतलब ये होता है कोई चीज़ कांस्टेंट रहे, चेंज ना आए उसके अंदर। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकली आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये राइट हैंड साइड पे किसी भी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है। तो m1v1 प्लस m2v2 इनिशियल मोमेंटम हो गया और m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम फाइनल मोमेंटम। यानी सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर सेम रहे तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरी बात जो इसकी स्टेटमेंट में आई कि आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर लें, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उस सिस्टम को आप बोलेंगे आइसोलेटेड।
हाँ जी, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने गैस के मॉलिक्यूल्स फिलअप किए हुए हैं। उस कंटेनर के अंदर जो आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो हैं वो फिलअप किए हुए हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उस फोर्स की वजह से उस कंटेनर के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगानी उस कंटेनर के ऊपर, तो उस केस में जब कंटेनर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से अंदर जो भी हो रहा है वो उसके अंदर ही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इन दैट केस आप कहेंगे कि ये कंटेनर जो है हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो हार्ड बॉल्स कंसीडर करेंगे। एक बॉल है मैस m1 की, दूसरी m2 की। दोनों वेलोसिटी v1 और v2 के साथ से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बिफोर कोलिजन इस तरह से बॉल्स जा रही हैं। आप कंसीडर करेंगे वेलोसिटी v1 थोड़ी सी ग्रेटर है वेलोसिटी v2 से। अब जब दोनों बॉल्स, अब वेलोसिटी v1 जो है ग्रेटर है v2 से, क्या होगा, वेलोसिटी v1 वाली जो बॉल है m1 m2 के साथ कोलाइड कर जाएगी। जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी तो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगी कुछ, या वेलोसिटी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और आफ्टर कोलिजन जो है बॉल m1 v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी, और m2 जो बॉल है वो v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। यानी बिफोर कोलिजन्स आपने वेलोसिटीज ली v1 और v2, और आफ्टर कोलिजन आपने वेलोसिटीज ली v1 प्राइम v2 प्राइम। अच्छा, अब हमने जो इम्पल्स की इक्वेशन निकाली थी पीछे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसको हम फॉर बॉल 1 पहले लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे आपने जो बॉल 1 की फोर्स है वो आपने कही हुई है f प्राइम, और बॉल m2 की जो फोर्स है वो कही आपने f। तो बिल्कुल उसी तरह से जब आपने फॉर बॉल 1 इक्वेशन ऑफ इम्पल्स लिखनी है तो आप लिखेंगे f प्राइम क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1। यहाँ पे आप लिखते थे mvf यानी फाइनल वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन जो बॉल m1 की फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v1 प्राइम, और यहाँ आप लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी, तो वही आपने लिख दी माइनस m1 v1। ये आपने लिखी इक्वेशन 1 फॉर बॉल 1। अब आपने उसी इम्पल्स इक्वेशन को बॉल 2 के ऊपर अप्लाई करना है। तो बॉल 2 की फोर्स थी f क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 आपके पास। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो इस तरह से ऐड करके आप लिखते हैं, और राइट हैंड साइड्स को भी इस तरह से ऐड करके आपने लिख दिया m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि अगर आप यूँ लिखें f इज़ इक्वल टू माइनस एफ प्राइम तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो टाइम आ जाएगा यहाँ से कांस्टेंट, और अंदर आ जाएगा f प्राइम प्लस f। उस प्लस f को आपने माइनस f प्राइम से रिप्लेस कर दिया, तो ये f इस f के साथ हो गया कैंसिल। यहाँ से ये नीचे एज इट इज़ आ गया। आपने क्या करना है, फाइनल वाली वेलोसिटीज़ वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया, यानी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, और जो इनिशियल वाली वेलोसिटीज़ थी उन टर्म्स को आपने इकट्ठा करके लिख लिया, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट स्टेप में जब ये कैंसिल आउट हुए तो ये हो गया 0, और यहाँ से आ गया आपके पास बिल्कुल वही वाली आपने इक्वेशन नीचे लिख दी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाली टर्म्स उठा के इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले जानी है, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो ये था सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और ये था सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। अब आपने देखा दो बॉल्स थी, दोनों कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी एक ही डायरेक्शन में। उन दोनों का कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज थोड़ी बहुत चेंज होंगी और अपनी किसी एक ख़ास
या उसी डायरेक्शन में अगेन उन बॉल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। फिर आपने सर्टेन कैलकुलेशंस करके भी देख लिया कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल ही आया है। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो थी पहले तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 इक्वेशंस थी और एक डिस्टेंस फार्मूला था। आपने देख लिया किन कंडीशन में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, और जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो एक्सेलरेशन को आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देना है। देन आपने देखा मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन को आप बोलते हैं मोमेंटम, और इसके यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। देन आपने देखा इम्पल्स क्या होती है। इम्पल्स होती है जब बहुत लार्ज अमाउंट की फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे और उसका मोमेंटम चेंज कर दे। अच्छा जी, ये होती है एफ क्रॉस टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। देन हमने ये प्रूफ भी करके देख लिया कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। देन हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है प्रूव किया। उसमें हमने आइसोलेटेड सिस्टम को भी देख लिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है। तो इस लेक्चर को आप गौर से सुने और इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में ये आता है।